हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामग्री लागत नियंत्रण, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। हमने अब तक पढ़ा कि लागत के 3 तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम तथा व्यय। यद्यपि तीनों तत्व ही किसी वस्तु की लागत अथवा प्रति इकाई लागत के अंग माने जाते हैं, फिर भी इनमें सामग्री का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। वास्तव में किसी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसे लागत का प्रथम तत्व समझा जाता है, क्योंकि सामग्री के बिना किसी वस्तु का निर्माण करना संभव नहीं है। साधारणतः प्रत्येक वस्तु के निर्माण की कुल लागत का अधिकांश 50 से 60% भाग सामग्री पर ही व्यय होता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं कि जैसे चेयर्स में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो जो महत्वपूर्ण भाग होता है जिस पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में आती है, वो लकड़ी प्रयोग में आती है। तो लकड़ी जो है वो कुर्सी की क्या है, सामग्री है। तो जो इस कुर्सी का जो 50-60% भाग है वो क्या है, वुड है, वो लकड़ी है। जैसे स्टूल हुआ, स्टूल में भी लकड़ी का प्रयोग होता है। जैसे स्टील की चेयर है तो उसमें स्टील का प्रयोग होगा, स्टील एक सामग्री होगी। उसमें लकड़ी की चेयर है तो लकड़ी एक सामग्री होगी। जैसे पेन लेते हैं तो पेन में प्लास्टिक का प्रयोग होता है, प्लास्टिक एक सामग्री होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का निर्माण में सामग्री का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस ऐसी स्थिति में सामग्री की लागत पर उचित नियंत्रण रखकर सामग्री के व्यय, अपव्यय, चोरी आदि से होने वाली हानियों की संभावनाओं को दूर करके व्यवसाय के लाभ में वृद्धि की जा सकती है। सामग्री के नियंत्रण के संबंध में थोड़ी बहुत भी हम लापरवाही करते हैं या अव्यवस्था होती है तो इसके परिणाम स्वरूप संस्था में कई अनियमितताएं उदय हो सकती है, जिससे न केवल हमारा जो व्यापार का जो उत्पादन चक्र है वो शिथिल हो जाएगा, वो वरन उत्पादन व्ययों में भी अधिक वृद्धि हो सकती है। इन सब के फलस्वरूप न केवल किसी वस्तु की लागत बढ़ जाती है वरन व्यवसाय की हानि भी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लागत के 3 तत्व हैं उसमें सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हमें नियंत्रण रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। अब हम जो सामग्री लागत पर जो नियंत्रण रखते हैं उसके उद्देश्य क्या है। उसके जो उद्देश्य इस प्रकार है, पहला उद्देश्य इस प्रकार है कि हम आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रकार एवं गुण की सामग्री का पूर्ण निर्धारण करें ताकि इसका प्रवाह निरंतर बना रहे, इसकी रुकावट नहीं रहे। नहीं तो हमारा जो उत्पादन विभाग है वो प्रभावित हो जाएगा। जो उत्पादन विभाग है उसको सामग्री समय पर नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएगा। तो सामग्री नहीं मिलेगी तो हम उस वस्तु का उत्पादन भी समयानुसार नहीं कर पाएंगे और हम जो मांग हो रही है उस वस्तु की उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारी वस्तु बिक्री नहीं होगी तो हमें रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं होगी और रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं होगी तो हमें लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार इससे हमारे व्यवसाय को हानि उठानी पड़ सकती है। तो ऐसा न हो कि सामग्री एवं स्टोर के अभाव में उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाए। अतः हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि सामग्री है वो उचित मात्रा में, राइट मात्रा में, राइट क्वालिटी में, जो क्वालिटी होती है, जो उसकी किस्म होती है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसमें उपलब्ध हो। उसके बाद जो क्रय मूल्य है उस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हमने मार्केट से बहुत ही महंगी सामग्री खरीद ली है, हमें उसके मूल्य को भी न्यूनतम रखना होगा। हमें टेंडर्स इनवाइट करने होंगे सामग्री को खरीदने के लिए, बाज़ार में सर्वे करना पड़ेगा कि हमें न्यूनतम मूल्य पर अच्छी किस्म की सामग्री मिल जाए। इससे भी हमारे बचत होती है। सामग्री क्रय करने एवं रखने में अधिकतम बचत करना, अर्थात तो उसका
मूल्य जो है हमें न्यूनतम रखना होगा। अगर हमने महंगी सामग्री खरीद ली तो हमारी जो उत्पादित वस्तु है उसकी लागत बढ़ जाएगी, और जब उसकी लागत बढ़ जाएगी तो हमें उसे बेचने में, जब तैयार माल होगा तो उसको बेचने में हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि महंगी वस्तु कोई भी नहीं खरीदना पसंद करेगा। व्यक्ति को हमेशा अपने जो रॉ मटेरियल है, जो सामग्री जो खरीद रहे हैं, उस पर हर संभव प्रयास करना चाहिए। तीसरा जो हमें ध्यान रखना है वो कि सामग्री का अधिक स्टॉक एकत्रित न होने देना। आवश्यकता से अधिक सामग्री की मात्रा अगर भंडार गृह में बनी रहती है तो इससे भी, क्योंकि सामग्री खरीदने पर हम पूंजी व्यय करते हैं तो उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा, उस पर भंडारण संबंधी व्यय करने पड़ेंगे, सामग्री के नष्ट भ्रष्ट होने से व्यवसाय को अधिक हानि उठानी पड़ेगी। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अधिक एकत्रित नहीं होने दें, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सामग्री की कमी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे भी, तो हमारा जो सामग्री की जो होती है वो राइट क्वांटिटी का मतलब यही है कि हम उचित मात्रा में सामग्री खरीदें, ताकि अधिक स्टॉक भी न खराब हो जाएगी, ज़्यादा सामग्री पड़ी रहेगी तो ऑब्सोलीट हो जाएगी, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर अधिक वर्कर्स रखने पड़ेंगे, उसके लिए हमें जो हमारा स्टोर हाउस है वो बड़ा बनाना पड़ेगा, उसके लिए वर्कर्स भी अधिक रखने पड़ेंगे, उस पर हमारा डेप्रिसिएशन भी अधिक लगेगा, ज़्यादा हम पर हम ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। तो इसके भी कंट्रोल के अलग अलग तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि हम उचित मात्रा में कैसे सामग्री खरीद सकते हैं, कैसे उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। उसके लिए भी आपको अलग से, उसमें आपको अलग अलग मेथड्स इसके पढ़ाए जाएंगे। सामग्री के भंडारण में अनेक प्रकार के अपव्यय, छीजा, टूट फूट तथा हानियों को न्यूनतम रखना, कार्यशील पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। इसके बाद सामग्री के क्रय, भंडारण एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु प्रत्येक व्यक्ति एवं विभाग का उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, और प्रबंधक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की लागत एवं स्टॉक संबंधी सही सूचना अविलंब उपलब्ध करवाना। यह सब सामग्री लागत नियंत्रण के उद्देश्य है, जिनको ध्यान में रखते हुए ही हमें व्यवसाय में सामग्री पर कैसे नियंत्रण स्थापित की जाती है उस पर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद सामग्री नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? लागत लेखा से समुचित लाभों की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सामग्री का पूरा नियंत्रण रखा जाए। सामान्यतः सामग्री का कुल अंश उत्पादन लागत में 50 से 60% तो हम पढ़ चुके हैं कि 50 to 60% ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। अतः सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखने पर ही व्यवसाय में आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समुचित सामग्री नियंत्रण के अभाव में कुछ हानियां हो सकती है, जैसे अनावश्यक सामग्री का एकत्र हो जाना, अनुकूल सामग्री का प्राप्त न होना, संग्रहण व्ययों में वृद्धि होना, अप्रचलन का भय, सामग्री के थोक क्रय के लाभ से वंचित रहना, अनुपयुक्त समय पर क्रय करना, कार्यशील पूंजी का अवरुद्ध हो जाना, सामग्री का गबन व चोरी होने का भय भी रहता है, क्षय व आवश्यकता से अधिक सामग्री का उपभोग होना, सामग्री का की सही लागत तथा विशेष कार्य पर उपयोग की गई सामग्री का सही मूल्य ज्ञात न होना। तो इस तरह से सामग्री पर सफलतापूर्वक नियंत्रण के लिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सामग्री से संबंधित समस्त विभागों, जैसे क्रय विभाग, माल प्राप्ति विभाग, जांच विभाग, वित्त विभाग, उनमें भी परस्पर समन्वय होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो समस्त सामग्री का क्रय केंद्रीय क्रय विभाग द्वारा ही होना चाहिए, ताकि डबल परचेजिंग ना हो, गलत परचेजिंग ना हो। सामग्री से संबंधित सभी विभागों द्वारा समान प्रपत्र प्रयोग में लिए जाने चाहिए। सामग्री के प्रयोग, निर्गमन तथा अन्य कार्यों के पहले से अनुमानित बजट तैयार करना चाहिए। आंतरिक निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सामग्री का संग्रहण उचित तथा सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। निरंतर गणना प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। सामग्री की न्यूनतम, अधिकतम तथा आदेशित सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। संग्रहालय में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आवश्यकता होने पर सामग्री का निर्गमन शीघ्र हो जाए, व्यर्थ समय नष्ट न हो। सामग्री से संबंधित सहायक बयां रखी जानी चाहिए। सामग्री के क्रय, निर्गमन, शेष, अप्रचलित सामग्री, अनुपयुक्त सामग्री के लौटाने के लिए सामयिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।
इस तरह से कई प्रकार के विभाग स्थापित करने चाहिए, क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, तभी हम सामग्री पर उचित प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।